रिब्स वर्टिब्रीज, तो हम वर्टिब्रीज को भी देखेंगे कि हमारे पास वर्टिब्रीज जो होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो हमारे पास वर्टिब्री हम देखें तो सर्वाइकल भी होती हैं, थोरेसिक भी होती हैं और लंबर भी होती हैं, सैक्रम और कॉक्सिजल वगैरह भी होती हैं। तो अब हम इनको कैसे डिफरेंशिएट करें? इनको हम डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्टल फैसेट्स। याद रखना कि थोरेसिक वर्टिब्री, जो भी थोरेसिक वर्टिब्री होगी उसके पास कॉस्टल फैसेट होना लाजमी है। चाहे अब ये कॉस्टल फैसेट्स क्या होते हैं कि ये फैसेट्स होते हैं जिससे ये रिब के साथ अटैच होते हैं। तो हर रिब जो है वो हमारे पास वर्टिब्री के साथ तो अटैच होती है पोस्टीरियरली। तो हर वर्टिब्री के पास क्या होता है, हमारे पास कॉस्टल फैसेट्स लाजमी होते हैं। अब कॉस्टल फैसेट्स कितने टाइप के होते हैं? ये हमारे पास होते हैं दो टाइप के। एक होता है हमारे पास पूरा मतलब है ना, इसको हम कहते हैं पूरा राउंडेड फैसेट, और एक होता है हमारे पास हाफ फैसेट जिसको हम कहते हैं डेमी फैसेट। ठीक है, अब चाहे कोई सा भी फैसेट हो, चाहे पूरा राउंडेड फैसेट वर्टिब्री के ऊपर हो या हमारे पास चाहे हेमी फैसेट हो या डेमी फैसेट हो, तो अगर ये फैसेट हमारे पास वर्टिब्री के ऊपर होंगे तो याद रख लेना कि ये हमारे पास कौन सी वर्टिब्री है? थोरेसिक वर्टिब्री है। अब थोरेसिक वर्टिब्री भी हमारे पास कौन सी होती हैं? टिपिकल और एटिपिकल होती हैं। अच्छा, इसमें याद रखना कि जो टिपिकल और एटिपिकल कौन सी हैं। तो टिपिकल जो है इसके अंदर वर्टिब्रीज के अंदर वो हमारे पास कौन कौन सी हैं? वो हैं T2 से लेके T9 तक। वर्टिब्रीज के अंदर हमारे पास टिपिकल कौन सी हैं? T2 से लेके T9 तक। और है ना, रिब्स हमारे पास कौन सी टिपिकल थी? वो थी T3 से लेके T9 तक। ये फ़र्क है क्योंकि हमारे पास जो है ये जो वर्टिब्री हैं वो हमारे पास कौन कौन सी टिपिकल हैं? वो हैं हमारे पास T2 से लेके T9 तक। और रिब्स जो हैं वो हमारे पास टिपिकल कौन सी थी? T3 से टी 9 तक। रिब्स में T2 क्यों हमारे पास एटिपिकल थी? क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ उसके आउटर सरफेस के ऊपर सेरेटस ट्यूबरोसिटी थी, इस वजह से, बाकी कोई फ़र्क नहीं था। और बाकी जो दूसरी एटिपिकल रिब्स थी उनमें किस चीज़ का फ़र्क आ रहा था? उनमें हेड के ऊपर फ़र्क आ रहा था, फैसेट्स का। ठीक है, तो अगर हेड्स के ऊपर फैसेट का फ़र्क आ रहा है तो सिमिलरली वही फैसेट का फ़र्क उनके वर्टिब्रीज में भी आएगा। तो इसी वजह से हमारे पास जो टिपिकल वर्टिब्री हैं वो हैं हमारे पास T2 से लेके T9 तक। और एटिपिकल वर्टिब्री हैं वो हैं हमारे पास T1 से लेके T10, 11, 12। ठीक है, T1, T10, T11, T12, ये हमारे पास चार जो हैं ये हमारे पास एटिपिकल वर्टिब्री हैं। अब अगर हम एक टिपिकल वर्टिब्री का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या क्या होता है? उसमें सबसे पहले हमारे पास होता है बॉडी। ठीक है, अब बॉडी होती है, बॉडी के ऊपर क्या होता है कि बॉडी के सुपीरियर और इन्फीरियर सरफेस पे हमारे पास दो फैसेट्स होते हैं। अगर अगर तो ये हमारे पास है ना फैसेट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कॉस्टल फैसेट्स भी, या तो ये राउंडेड होंगे या हमारे पास क्या होते हैं? डेमी फैसेट्स होंगे। तो जो हमारे पास टिपिकल वर्टिब्री है T2 से लेके T9 तक, उनके पास क्या होता है? उनके पास डेमी फैसेट्स होते हैं। T2 से लेके T9 वर्टिब्री तक हमारे पास क्या होते हैं? डेमी फैसेट होते हैं। और एक वर्टिब्री की बॉडी के ऊपर हमारे पास चार फैसेट्स होते हैं। एक मतलब एक एक साइड के लिए, एक राइट साइड की सुपीरियर और इन्फीरियर, और एक हमारे पास लेफ्ट साइड के सुपीरियर और इन्फीरियर। ठीक है, अब जैसे ये बॉडी आ गई, बॉडी के बाद क्या होता है कि दो हमारे पास है ना प्रोजेक्टिंग, मतलब बॉडी से हमारे पास दो प्रोजेक्टिंग निकल रही होती हैं बॉडी के पोस्टीरियर साइड पे। ठीक है, और उन दो प्रोजेक्टिंग पार्ट को हम कहते हैं पेडिकल्स। ठीक है, वो पेडिकल्स क्या कराती हैं? वो हमारे पास आगे वाले जो वर्टेब्रल वो आर्च होता है जिसको हम कहते हैं वर्टिब्री का आर्च, उससे कनेक्ट कराती है बॉडी को। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि एक पार्ट जो ये पेडिकल्स आगे निकले। ठीक है, अब पेडिकल्स जो होते हैं वो हमारे पास है ना कनेक्टेड होते हैं बाय लेमिना। लेमिना क्या होता है? लेमिना हमारे पास कर्विंग पार्ट होता है किसका? वर्टेब्रल आर्च का। वर्टेब्रल आर्च का क्या होता है? कर्विंग पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं लेमिना। और फिर दो लेमिना आके हमारे पास मिल जाते हैं, और लेमिना दोनों साइड के लेमिना और पेडिकल से, इन दोनों की अरेंजमेंट से हमारे पास क्या होता है कि बीच में एक गैप बन जाता है जिसको हम कहते हैं फोरामेन, वर्टेब्रल फोरामेन। वर्टेब्रल फोरामेन कैसे बना? क्या हम देखेंगे कि लेमिना दोनों साइड से आए, वो कनेक्ट हुए पेडिकल के साथ, और बीच में जो है वो गैप बन गया जिसको हम क्या कहते हैं? वर्टेब्रल फोरामेना। ठीक है, लेमिना के बैक साइड पे हमारे पास फोरामेन होगा। ठीक है, अब जहाँ पे ये पेडिकल और लेमिना आके मिल रहे हैं जिस पॉइंट पे, वहाँ से हमारे पास एक ऊपर की तरफ प्रोजेक्टिंग पार्ट निकल रहा होता है, इसको हम कहते हैं सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस। और एक नीचे की तरफ निकल रहा होता है, इसको हम कहते हैं इन्फीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस। और एक जो है वो इसी जंक्शन के लेटरल साइड से प्रोसेस निकल रही होती है, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। अब लेमिना के बिल्कुल एंटीरियर साइड से भी एक और प्रोसेस निकलती है जिसको हम कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है, तो ये मैंने एक टिपिकल वर्टिब्री का स्ट्रक्चर बताया है।
ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि एक स्पाइनस प्रोसेस होती है, 2 ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं, 2 सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस होते हैं, 2 इन्फीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस होते हैं और लेमिना का मैंने बता दिया। अच्छा, अब ये चीज़ याद रखना कि बॉडी और है ना उसका पेडिकल बॉडी और सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस के दरमियान में एक गैप होता है, उससे कर्व बन रहा होता है, छोटा-सा कर्व बन रहा होता है। बॉडी के सुपीरियर पार्ट का और सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस के दरमियान में एक कर्व बन रहा होता है, उसको हम कहते हैं सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग नॉच। ठीक है। और इसी तरीके से बॉडी के इन्फीरियर पार्ट पे और इन्फीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस के दरमियान में एक गैप बन रहा होता है, उसको हम कहते हैं इन्फीरियर आर्टिकुलेटिंग नॉच। अब जैसे ही हम एक वर्टिब्री को दूसरी वर्टिब्री के ऊपर रखेंगे तो हमारे पास क्या होता है कि इन्फीरियर आर्टिकुलेटिंग नॉच नीचे वाली वर्टिब्री का और ऊपर वाली वर्टिब्री का सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग नॉच। अब जैसे ये दोनों नॉच आपस में कनेक्ट होंगे तो हमारे पास एक फोरामेन बन जाता है। उस फोरामेन को हम कहते हैं इंटरवर्टेब्रल फोरामेन। उस फोरामेन को हम क्या कहते हैं? इंटरवर्टेब्रल फोरामेन, जहाँ से हमारे पास स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो इमर्ज आउट होती हैं। अच्छा, ये मैंने कैसे बनाया? उसको मैंने जैसे एक वर्टिब्री ली, उसके ऊपर उसके उसके नीचे दूसरी वर्टिब्री रखी, तो क्या हुआ कि ज़ाहिर-सी बात है ऊपर वाली वर्टिब्री का इन्फीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस और नीचे वाली वर्टिब्री का सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस। अब जैसे ये दोनों मिलेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे पास एक सर्कुलर पार्ट बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटरवर्टेब्रल फोरामेन। तो ये जो थे ये हमारे पास पार्ट्स थे किसके? एक हमारे पास टिपिकल वर्टिब्री के। और टिपिकल वर्टिब्री के जो हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है, तो ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर भी हमारे पास क्या होता है? फैसेट लगा हुआ होता है। और वो फैसेट क्या होता है? वो फैसेट हमारे पास अटैच होता है आर्टिकुलेटिंग पार्ट ऑन टुबरकल ऑन रिब के ऊपर। रिब के ऊपर जो टुबरकल था उसके ऊपर भी फैसेट था और वो फैसेट इस ट्रांसफर प्रोसेस के फैसेट के साथ मिल जाता है और हमारे पास क्या होता है कि एक वो कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट। वेल एटिपिकल रिब्स, तो अगर अब हम एटिपिकल वर्टिब्री, तो उसके अंदर हमारे पास आ जाती है फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा। अब फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा जो होता है उसके पास हमारे पास जो उसकी बॉडी है, उसकी बॉडी के अपर पार्ट पे हमारे पास क्या होता है कि एक फैसेट तो होता है, लेकिन याद रखना वो फैसेट हमारे पास पूरा का पूरा राउंडेड होता है। डेमी फैसेट उस वक्त मौजूद होगा जब हमारे पास है ना उसके ऊपर वाली वर्टिब्री के ऊपर भी हमारे पास क्या हो, राउंडेड वो डेमी फैसेट हो, और फिर हमारे पास एक 2 वर्टिब्री के ऊपर आके एक रिब लगे। लेकिन क्योंकि T1 जो है वो हमारे पास पहली वर्टिब्री होती है जिसके ऊपर है ना आर वो जो हमारे पास वो है क्या कहते हैं R1 रिब जो है वो पूरी की पूरी R1 रिब का पूरा एक ही है फैसेट है, क्योंकि मैंने बताया था कि R1 एटिपिकल है और R1 के हेड के पास एक ही फैसेट है, तो वो पूरा उसका फैसेट जो है वो हमारे पास T1 वर्टिब्री के राउंडेड फैसेट के ऊपर आके अटैच हो जाता है। लेकिन T1 वर्टिब्री के इन्फीरियर पार्ट के ऊपर याद रखना, T1 वर्टिब्री के बॉडी के इन्फीरियर पार्ट के पास डेमी फैसेट लाजमी होगा, क्योंकि T2 जो है T2 रिब जो है उसके हेड के पास दोनों फैसेट है। T2 रिब के हेड के पास दोनों फैसेट हैं, तो याद रखना कि T1 वर्टिब्री जो है उसके पास एक पूरा राउंडेड फैसेट होता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ R1 रिब, लेकिन नीचे की तरफ जो होता है बॉडी के इन्फीरियर पार्ट पे वो उसके पास इन डेमी फैसेट होता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ सुपीरियर फैसेट ऑफ R2 रिब। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना, क्योंकि R2 रिब जो थी वो एटिपिकल थी, लेकिन वो एटिपिकल किस बेस के ऊपर थी? वो थी सेरेटस ट्यूबरोसिटी की बेस पे, हेड की बेस पे नहीं थी। ठीक है, इसी तरीके से ये मैंने बता दिया कि इसका फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्री का कि वो एटिपिकल कैसे है कि इसके पास राउंडेड फैसेट है, ये एक इसका यूनिक फीचर है। उसके बाद जो है वो उसके बाद ये होता है कि इसका एक और फीचर ये होता है कि बाकी जो सारी वर्टिब्रीज होती हैं उसका स्पाइनस प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा है ना वो मतलब लोअर एंड पे आ रहा होता है। आप वर्टिब्री देखना उसका स्पाइनस प्रोसेस जो है वो डाउनवर्ड आ रहा होता है, लेकिन इस वर्टिब्री का स्पाइनस प्रोसेस जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल आ रहा होता है, ये भी एक फ़र्क है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है नाइन्थ टेंथ थोरेसिक 11th और 12 वर्टिब्री। तो याद रखना कि नाइन्थ वर्टिब्री जो है उसके पास हमारे पास क्या होता है कि उसके पास भी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है ना वो सुपीरियर पार्ट पे बॉडी के सुपीरियर पार्ट पे पूरा का पूरा फैसेट होता है, क्योंकि याद रखना कि नाइन्थ जो है नाइन्थ की सिर्फ हमारे पास सुपीरियर पार्ट पे फैसेट होता है, इन्फीरियर पार्ट पे फैसेट नहीं होता। नाइन्थ वर्टिब्री के बॉडी के सुपीरियर पार्ट पे फैसेट है, इन्फीरियर पार्ट पे फैसेट नहीं है। इसी वजह से हमारे पास जो टेंथ रिब जो है वो हमारे पास नाइन्थ वर्टिब्री पे अटैच नहीं होती। क्यों अटैच नहीं होती? क्योंकि नाइन्थ वर्टिब्री के लोअर पार्ट पे यानी कि बॉडी के इन्फीरियर पार्ट पे फैसेट ही नहीं है। अब अगर फैसेट नहीं है तो हमारे पास टेंथ रिब है उसके सुपीरियर हेड जो हेड जो है हेड के पास अगर हम फैसेट देखें तो फैसेट भी एक ही है, और वो फैसेट जो है वो हमारे पास टेंथ वर्टिब्री से ही अटैच होगा, नाइन्थ वर्टिब्री से अटैच नहीं होगा। टेंथ रिब के पास हमारे पास उसके हेड के पास
पास एक ही फैसेट है और वो फैसेट हमारे पास 10th वर्टिब्री से अटैच होगा, 9th वर्टिब्री से अटैच नहीं होगा। इसी वजह से 9th वर्टिब्री के पास हमारे पास जो है उसके इन्फीरियर पार्ट पे वो फैसेट नहीं है। याद रखना 9th वर्टिब्री के बॉडी के इन्फीरियर पार्ट पे फैसेट नहीं है। क्यों फैसेट नहीं है? क्योंकि हमारे पास जो 10th रिब है उसके हेड के पास सिर्फ एक ही फैसेट है और वो फैसेट जो है वो 10th वर्टिब्री पे ही जाके अटैच होगा, 9th पे जाके अटैच नहीं होगा। तो 9th के बाद जो है यानी कि 9th रिब के बाद 10th 11 12 रिब जो है वो सिर्फ अपनी अपनी वर्टिब्री से जाके लगेंगी, वो दूसरी वर्टिब्री से जाके कनेक्ट नहीं होंगी। ठीक है, इसी वजह से अब हम देखें कि 10th थोरेसिक वर्टिब्रा जो है उसके पास भी क्या है, उसके पास भी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है ना दो ही फैसेट हैं और वो हमारे पास राउंडेड फैसेट है। उसकी भी बॉडी के पास जो है वो है ना सुपीरियर इन्फीरियर फैसेट नहीं है, सिर्फ दो ही फैसेट हैं, वो भी राउंडेड हैं। और वो कहाँ लोकेटेड होते हैं? वो पार्टली ऑन पेडिकल पे लोकेटेड होते हैं और पार्टली किसके ऊपर लोकेटेड होते हैं? बॉडी के ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से 11th और 12th है, उस उसमें भी क्या होता है कि उसमें भी यही चक्कर है। उसमें 11th और 12th में क्या है कि उसके पास भी सिर्फ एक एक फैसेट है और उनमें जो उनकी वर्टिब्री है उनमें क्या वो होगा कि उसमें मतलब और डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर क्या होगा 10th 11th और 12th की वर्टिब्री में कि उनके जो ट्रांसफर्स प्रोसेस हैं उनके ऊपर ट्यूबरकल्स या फैसेट्स नहीं होंगे। ट्रांसफर्स प्रोसेस ऑफ 10th ऑफ 11th एंड 12th वर्टिब्री डज नॉट possess facets। ट्रांसफर्स प्रोसेस ऑफ 11th एंड 12th वर्टिब्री डज नॉट possess facets। क्यों नहीं possess करते facets भाई? करते ना possess facets, वो इस वजह से नहीं करते क्योंकि जो उनकी करस्पॉन्डिंग रिब्स हैं उनके पास ट्यूबरकल ही नहीं है और ट्यूबरकल इन ट्रांसफर प्रोसेस से आके लगता है। तो इसी वजह से 11th और 12th वर्टिब्री के ना ट्रांसफर प्रोसेस पे फैसेट्स नहीं है। ठीक है, तो ये थे एटिपिकल वर्टिब्रीज। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि हमारे पास इनके जॉइंट्स कैसे बनते हैं। ये हेड जो है वो कैसे वर्टिब्री के साथ अटैच होता है। तो अगर हम देखें कि हमारे पास दो वर्टिब्री लेते हैं और एक रिब लेते हैं। दो वर्टिब्री हमारे पास सपोज कर लो मैंने ली T4 और T5 वर्टिब्री और रिब मैंने कौन सी ली? वो मैंने ली T5। तो अब अगर हम देखें कि रिब के हेड के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं? दो फैसेट्स होते हैं, एक होता है सुपीरियर फैसेट और एक होता है इन्फीरियर फैसेट। तो जो सुपीरियर फैसेट जो होता है वो हमारे पास जाएगा जो T4 वाली वर्टिब्री है, जो मतलब कि करस्पॉन्डिंग वर्टिब्री के ऊपर वाली वर्टिब्री है, उसके इन्फीरियर फैसेट के ऊपर लगेगा। सुपीरियर फैसेट ऑफ हेड ऑफ अ रिब विल अटैच ऑन द इन्फीरियर फैसेट ऑफ द अबव वर्टिब्री। ठीक है, तभी हमारे पास क्या होगा कि जॉइंट बन सकेगा। सुपीरियर फैसेट किसका? जो हमारे पास रिब हो, जैसे T5 मैंने रिब सॉरी R5 मैंने रिब ली हुई है और वर्टिब्रीज कौन सी ली हुई है? T4 और T5। तो अब रिब जो है वो कौन सी है? R5। R5 का हमारे पास सुपीरियर फैसेट जो है वो ऊपर वाली रिब के इन्फीरियर फैसेट से लगेगा और जो रिब का इन्फीरियर फैसेट है वो हमारे पास जो इसकी करस्पॉन्डिंग वर्टिब्री है उसके सुपीरियर फैसेट से लगेगा। तभी हमारे पास एक रिब जो है वो दो वर्टिब्रीज के साथ आके अटैच हो सकेगी। जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग वर्टिब्री है उसका सुपीरियर फैसेट और जो करस्पॉन्डिंग रिब है उसका इन्फीरियर फैसेट, और जो रिब है रिब का सुपीरियर फैसेट और जो करस्पॉन्ड जो इसके वर्टिब्री ऊपर वाली है उसका इन्फीरियर फैसेट। तो ये हमारे पास तीन जो है वो जॉइंट बनेंगे। ठीक है, अब जो रिब जो है रिब के हमारे पास क्या होता है? ट्यूबरकल होता है। अब ट्यूबरकल जो है वो हमारे पास क्या होगा? वो अपने ही ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ अटैच होगा। रिब जो है रिब का ट्यूबरकल जो है वो अपने ही ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ अटैच होगा। रिब का ट्यूबरकल किसके साथ अटैच होगा? अपने ही ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ, अपनी ही करस्पॉन्डिंग वर्टिब्री के ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ अटैच होगा। जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर कौन सी होगी? इस एग्जाम्पल में ये होगी कि हमने R5 ली हुई है और वर्टिब्रीज कौन सी ली हुई है? T4 और T5। तो T5 के ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ ही हमारे पास R5 के रिब का ट्यूबरकल अटैच होगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट ऑडियो में बताता हूँ